नमस्कार, मैं हूं बॉनी वर्मा और आप सुन रहे हैं डरावनी दास्तान। आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वो सिर्फ हवेली की नहीं है, वो उन चीखों की है जो आज भी रात के सन्नाटे को चीर देती हैं। कहते हैं अगर कोई उस हवेली की दहलीज पार कर ले तो वापस जिंदा लौटकर कभी नहीं आता। तो बस अपनी आंखें बंद कीजिए और मेरी आवाज के साथ चलिए सोनगढ़ा गांव के उस जमींदार के घर में। कमरे में अंधेरा और सीलन की मिलीजुली महक थी। दोपहर का वक्त था, पर सूरज की रोशनी खिड़की पर लगे धूल भरे कांच से छनकर इतनी धीमी आती थी कि लगता था जैसे वो भी इस कमरे में आने से डर रही हो। उस धीमी रोशनी में हवा में उड़ते धूल के कण साफ दिख रहे थे। कमरे में एक ही आवाज थी, कोने में रखी पुरानी बड़ी सी घड़ी की, टिक टॉक टिक टॉक। उस घड़ी के ठीक सामने पलंग पर गौरव बैठा था। उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी, बाल बिखरे हुए और आंखें लगता था जैसे उनमें कोई गहरी खाली खाई हो। पिछले 6 महीनों से वो बस ऐसे ही बैठा था, जब से उसकी पत्नी नेहा गुजरी थी। उसकी सांसें भी बहुत धीमी चलती थीं, इतनी धीमी कि कभी कभी शक होता था कि वो सांस ले भी रहा है या नहीं। उसकी नजर सामने रखी छोटी सी मेज पर थी। वहां नेहा की लाल चूड़ियां रखी थीं। अब उन पर धूल की एक मोटी परत जम चुकी थी। गौरव ने धीरे से अपना कांपता हुआ हाथ आगे बढ़ाया और अपनी उंगली से उस धूल को छुआ, जैसे वो धूल को नहीं, नेहा की याद को छू रहा हो। तभी कमरे का भारी दरवाजा धीरे से बिना आवाज किए खुला। गांव के मुखिया हरिहर जी अंदर आए। उनकी उम्र दराज आंखों ने पहले कमरे के अंधेरे को देखा, फिर गौरव की झुकी हुई पीठ को। वो धीरे धीरे चलकर गौरव के पास आए और उसके कंधे पर अपना हाथ रखा। उनकी आवाज में एक बुजुर्ग की चिंता थी। गौरव, बेटा कब तक ऐसे बैठे रहोगे? गौरव ने कोई जवाब नहीं दिया। वो वैसे ही बैठा रहा, पत्थर की तरह। उसकी उंगली अब भी उन चूड़ियों पर जमी हुई थी। हरिहर जी ने फिर कहा, तुम्हारी 3 बेटियां हैं गौरव, उनका तो सोचो। तुम ही उनके पिता हो, तुम ही उनकी मां। अगर तुम इस तरह खुद को खत्म कर लोगे तो उन मासूमों का क्या होगा? इस बार गौरव के शरीर में एक हल्की सी हरकत हुई। उसकी सांस जरा तेजी से चली। बस मुखिया जी समझ गए कि अभी कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं। वो एक ठंडी सांस भरकर चुपचाप कमरे से बाहर चले गए। उनके जाने के बाद कमरे में फिर वही घड़ी की आवाज रह गई, टिक टॉक टिक टॉक। लेकिन ये शांति ज्यादा देर नहीं टिकी। अचानक बाहर से किसी के भारी और तेज कदमों की आवाज पास आने लगी और फिर कमरे का दरवाजा एक झटके से धड़ाम की आवाज के साथ खुला। सामने गौरव के पिता महेश राय खड़े थे। उनकी आंखों में गुस्सा आग की तरह दहक रहा था। कमरे में आते ही उनकी नजरें गौरव के झुके हुए सिर पर पड़ीं और उनकी मुट्ठियां भिज गईं। उनकी आवाज में हमदर्दी नहीं, जहर घुला हुआ था। शर्म नहीं आती तुम्हें? एक औरत के मरने पर जमींदार का बेटा होकर जनानियों की तरह मातम मना रहे हो? पिता की आवाज सुनकर गौरव का शरीर कांप गया। उसने धीरे से अपनी नजरें ऊपर उठाईं। महेश राय उसकी आंखों में घूरते हुए चिल्लाए, सारा गांव थू थू कर रहा है हम पर, और तुम यहां एक मरी हुई औरत के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। बहुत हुआ ये सब। राय खानदान की इज्जत का मजाक बनाकर रख दिया है तुमने। महेश राय पल भर के लिए रुके, फिर अपनी उंगली से दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए बोले, जाओ और जो भी आखिरी रस्में बची हैं उन्हें पूरा करो। मुझे इस घर में अब कोई रोता हुआ चेहरा नहीं दिखना चाहिए, समझे तुम? ये कहकर वो उसी गुस्से में दरवाजे को पटक कर बाहर चले गए। कमरा एक बार फिर शांत हो गया था, पर इस शांति में अब गौरव का दम घुट रहा था। उसे लगा जैसे कमरे की दीवारें उस पर गिल रही हैं और घड़ी की टिक टॉक की आवाज किसी हथौड़े की तरह उसके सिर पर पड़ रही है। महेश राय के जाने के बाद कमरे में एक अजीब सी डरावनी शांति पसर गई।
दरवाजा पटकने की आवाज अब भी गौरव के कानों में गूंज रही थी। उसे लगा जैसे वो आवाज उसके सिर के अंदर ही कैद हो गई हो। घड़ी की टिक टॉक अब और भी तेज और भी ज्यादा चुभने वाली लग रही थी। गौरव की सांसें तेज हो गईं, उसके हाथ कांपने लगे। उसने अपनी हथेलियों को कसकर अपनी आंखों पर रख लिया, जैसे वो इस अंधेरे, इस घुटन को अपने से दूर धकेल देना चाहता हो। पर कुछ नहीं बदला। अंधेरा तो उसके अंदर था। उसे अपने पिता के शब्द याद आए, जाओ। ये एक हुक्म था और जमींदार के घर में हुक्म टाले नहीं जाते थे। बहुत देर तक वो वहीं बैठा रहा। फिर एक हारे हुए इंसान की तरह उसने एक लंबी थकी हुई सांस ली। उसने अपनी उंगलियों से पलंग का कोना पकड़ा और धीरे धीरे उठने की कोशिश की। उसके घुटनों से कट की हल्की आवाज आई, जैसे उसके शरीर के जोड़ भी महीनों से एक ही जगह बैठे बैठे जम गए हों। वो लड़खड़ाते हुए कदमों से कमरे से बाहर निकला। हवेली का लंबा गलियारा उसे आज किसी अनजान रास्ते जैसा लग रहा था। हर कदम पर उसे नेहा की याद आती। कभी लगता वो सामने रसोई से हंसते हुए निकलेगी, कभी लगता वो छत पर जाने वाली सीढ़ियों पर बैठी उसका इंतजार कर रही होगी। पर वहां खामोशी के सिवा और कुछ नहीं था। इस बात को लगभग 6 महीने और बीत गए। मौसम बदल गया, पर हवेली का माहौल नहीं। गौरव अब भी एक जिंदा लाश की तरह ही जीता था। वो बस अपनी बेटियों की देखभाल करता, उनके साथ वक्त गुजारता, पर उसके चेहरे पर हंसी किसी ने नहीं देखी थी। उसका मन किसी काम में नहीं लगता था। एक दोपहर जब गौरव अपनी बेटियों के कमरे में उन्हें सुलाकर बाहर निकला, तो हवेली के नौकर ने उसे बताया, बड़े मालिक आपको अपने कमरे में बुला रहे हैं। गौरव का दिल धड़क गया। बिना किसी वजह के उसके पिता उसे कभी नहीं बुलाते थे। वो भारी मन से अपने पिता के कमरे की तरफ चल पड़ा। महेश राय अपनी आराम कुर्सी पर बैठे हुक्का पी रहे थे। कमरे में तंबाकू का कसैला धुआं भरा हुआ था। उन्होंने गौरव को दरवाजे पर देखा, पर कुछ कहा नहीं, बस हुक्के का कश खींचते रहे। गौरव धीरे से अंदर आया और उनके सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया। कुछ देर तक कमरे में सिर्फ हुक्के की गुड़गुड़ की आवाज आती रही। फिर महेश राय ने हुक्के को एक तरफ रखा और अपनी भारी गंभीर आवाज में कहा, गौरव, नेहा को गुजरे हुए अब काफी समय हो गया है। गौरव ने धीरे से नजरें उठाईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिता अचानक ये बात क्यों कर रहे हैं। महेश राय ने कहा, अब वक्त आ गया है कि तुम दूसरी शादी के लिए तैयार हो जाओ। ये शब्द गौरव के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरे। उसका शरीर एक पल के लिए सुन्न पड़ गया। उसने अपनी कांपती हुई आवाज में कहा, नहीं पिताजी, मैं ये शादी नहीं करूंगा। महेश राय के चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी, जैसे उन्हें इसी जवाब की उम्मीद हो। गौरव ने हिम्मत करके कहा, मैं नेहा से बहुत प्यार करता हूं, उसकी जगह किसी और को देना ये नामुमकिन है। मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। महेश राय और गौरव के बीच में काफी देर तक बातें होती रहीं। बहस बढ़ती गई। आखिरकार महेश राय का सब्र जवाब दे गया। वो कुर्सी से उठकर खड़े हो गए। उनका गुस्सा उनकी आंखों में साफ दिख रहा था। मैंने तुम्हें किसी चीज के लिए नहीं रोका। जब तुमने हमारी मर्जी के खिलाफ अपनी पसंद की लड़की से शादी की थी, तब भी हमने कुछ नहीं कहा। लेकिन अब तुम्हें वही करना होगा जो मैं चाहता हूं। वो एक पल रुके, गौरव की आंखों में घूरते हुए आगे बोले, और तुम्हारी वो 3 बेटियां, क्या अकेले संभाल लोगे उन्हें? उन्हें एक मां की जरूरत है। अगर तुम्हें अपनी पत्नी की जरूरत नहीं है, तो तुम्हारी बेटियों को है। अपने लिए नहीं तो कम से कम उनकी खातिर ये शादी कर लो। पिता के आखिरी शब्द एक तीर की तरह गौरव के दिल में लगे। बेटियों का ख्याल उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। उसकी हिम्मत टूट गई, उसके कंधे झुक गए और उसकी आंखों से न चाहते हुए भी आंसू की एक बूंद गाल पर लुढ़क आई। उसने अपनी भरी हुई आवाज में जमीन की ओर देखते हुए कहा, ठीक है। कमरे में एक लंबी खामोशी छा दी। महेश राय के चेहरे पर एक जीत की मुस्कान आई। उन्हें जो चाहिए था वो उन्हें मिल चुका था। उस ठीक है के बाद गौरव अपने पिता के कमरे से बाहर निकल आया, पर उसका दिल और उसकी आत्मा दोनों वहीं उस कमरे की जमीन पर पड़े रह गए थे।
उधर महेश राय की आंखों में एक नई चमक आ गई थी। जिस बेटे को वो महीनों से एक टूटे हुए खिलौने की तरह देख रहे थे, आज उसकी कमजोरी उनके लिए सबसे बड़ा हथियार बन गई थी। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि गौरव के दिल पर क्या बीत रही है। उन्हें तो बस अपना मकसद पूरा करना था, एक ऐसा मकसद जो नेहा कभी पूरा नहीं कर पाई थी। राय खानदान को एक वारिस देना, एक बेटा। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि जो नई लड़की इस घर में बहू बनकर आएगी, वो उनके वंश का दीपक जरूर जलाएगी। और इसी उम्मीद के साथ महेश राय ने अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढना शुरू कर दिया। आसपास के सभी गांवों में, बड़े बड़े जमींदार परिवारों में महेश राय के बैलगाड़ी के पहियों के निशान पड़ने लगे। महीने गुजरने लगे, 1, फिर 2। महेश राय ने न जाने कितनी लड़कियों को देखा, पर उन्हें कोई पसंद नहीं आई। किसी में उन्हें खानदान का घमंड कम लगा, तो किसी की आंखों में जरूरत से ज्यादा होशियारी दिखी। असल में वो एक बहू नहीं, बल्कि अपने मकसद को पूरा करने के लिए एक जरिया ढूंढ रहे थे। एक ऐसी ही और नाकाम कोशिश के बाद एक दिन शाम को महेश राय अपनी बैलगाड़ी में वापस लौट रहे थे। उनका चेहरा गुस्से और झुंझलाहट से तमतमाया हुआ था। तभी मौसम ने करवट ली। आसमान पर अचानक काले भूरे बादल किसी सेना की तरह गिराए। तेज ठंडी हवा चलने लगी और पेड़ों के पत्ते सर सर की आवाज के साथ कांपने लगे। बैलगाड़ी के बैलों के गले में बंधी घंटियों की आवाज हवा के शोर में दब सी गई। महेश राय ने अपने गाड़ीवान कर्मा से कहा, अरे गाड़ी को किसी पेड़ के नीचे रोक लो, लगता है जोर का तूफान आएगा। कर्मा ने जैसे ही बैलगाड़ी को एक बड़े से बरगद के पेड़ की तरफ मुड़ा, पहली बारिश की बूंद महेश राय के माथे पर आकर गिरी और तभी उनकी नजर उस पर पड़ी। पास के तालाब से एक लड़की पानी का घड़ा कंधे पर रखे जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ जा रही थी। उसने अपनी साड़ी के पल्लू से अपना सिर ढका हुआ था। महेश राय की झुंझलाहट एक पल में गायब हो गई। उनकी आंखें उस लड़की पर टिक गईं। उसका रंग सांवला था, पर उस सांवलेपन में एक अजीब सी कशिश थी, जैसे किसी ने गीली मिट्टी को तराश कर एक मूरत बना दी हो। उसकी बड़ी बड़ी आंखें बारिश के डर से और भी गहरी लग रही थीं। हवा के झोंके से उसके भीगे हुए बाल बार बार उसके चेहरे पर आ जाते थे और वो उन्हें अपनी पतली लंबी उंगलियों से पीछे हटा लेती। बारिश अब तेज हो चुकी थी। पानी की बूंदें जब उसके सांवले जिस्म को छूती तो लगता जैसे अंधेरे आसमान से लाखों मोती टूटकर जमीन पर बिखर रहे हों। उसकी चाल में एक गजब की रवानी थी। उस लड़की को देखकर महेश राय अपनी पलकें झपकाना ही भूल गए। उन्होंने पहली बार किसी लड़की को इस नजर से देखा था। उनकी सांसें थोड़ी भारी हो गईं। उन्होंने अपनी खुरदुरी आवाज में गाड़ीवान से पूछा, कर्मा, ये कौन है? जानते हो इसे? कर्मा ने उस लड़की की तरफ देखा और सिर झुकाकर बोला, मालिक, इसका नाम संध्या है। पास के गांव में जो कुम्हारों का मोहल्ला है वहीं रहती है। बाजार में मिट्टी के बर्तन बेचकर अपना और अपनी बूढ़ी दादी का पेट पालती है। महेश राय कुछ नहीं बोले। वो बस उसे तब तक देखते रहे जब तक वो बारिश और अंधेरे में आंखों से ओझल नहीं हो गई। उसके जाने के बाद भी उसकी छवि महेश राय की आंखों में किसी तस्वीर की तरह छप चुकी थी। उन्होंने एक लंबा इंतजार खत्म होने का एहसास महसूस किया। उन्होंने अपने अंदर से आती एक गहरी आवाज में कहा, ठीक है, कल सुबह मुझे इसके घर लेकर चलना। उस रात महेश राय को नींद नहीं आई। उनकी आंखों के सामने बस वही सांवला चेहरा और वो बड़ी बड़ी गहरी आंखें घूमती रहीं। उनके कानों में बारिश के शोर से ज्यादा उस लड़की के पैरों की पायल की हल्की आवाज गूंज रही थी। वो पूरी रात बस सुबह होने का इंतजार करते रहे। अगली सुबह आसमान एकदम साफ था। रात की बारिश ने जैसे पूरे गांव को धोकर चमका दिया हो। हवा में गीली मिट्टी की एक सौंधी सी महक घुली हुई थी। पेड़ों पर बैठे पंछियों के चहचहाने की आवाज माहौल में एक
अजीब सा सुकून गोल रही थी। महेश राय की बैलगाड़ी कुम्हारों के मोहल्ले की कच्ची और संकरी गलियों से गुजर रही थी। रात की बारिश से जमीन पर कीचड़ हो गया था, जिससे बैलगाड़ी के पहिए चर चर की आवाज कर रहे थे। रास्ते के दोनों तरफ मिट्टी के छोटे छोटे घर थे और हर घर के बाहर आंगन में सैकड़ों की तादाद में छोटे बड़े मटके, दिए और सुराहियां सूखने के लिए रखे हुए थे। एक छोटे से टूटे फूटे से दिखने वाले घर के सामने कर्मा ने बैलगाड़ी रोकी। महेश राय ने देखा, आंगन में वही लड़की संध्या जमीन पर बैठी थी। उसके हाथ मिट्टी से सने हुए थे और वो बड़े ही ध्यान से एक छोटे से दिए को अपनी उंगलियों से आकार दे रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसके लिए मिट्टी से खेलना ही दुनिया का सबसे जरूरी काम हो। महेश राय के कदमों की आहट सुनकर उसने नजरें उठाई। एक जमींदार को अपने दरवाजे पर देखकर वो थोड़ी घबरा गई। उसके हाथ वहीं रुक गए। वो जल्दी से उठी और अपने मिट्टी वाले हाथों को पीछे छुपाते हुए सिर पर पल्लू ठीक से रख लिया। महेश राय ने उसके घर को और फिर उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उनकी आंखों में एक मालिक वाला घमंड साफ झलक रहा था। उन्होंने बिना कोई भूमिका बांधे सीधे अपनी भारी आवाज में कहा, मैं तुम्हें अपने बेटे की बहू बनाना चाहता हूं। ये शब्द सुनकर संध्या की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसे लगा जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। महेश राय ने आगे कहा, मेरे बेटे की पहली पत्नी गुजर चुकी है। उसकी 3 बेटियां हैं। संध्या चुपचाप जमीन को देखती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। फिर उसने हिम्मत करके बहुत ही धीमी और दबी हुई आवाज में कहा, घर पर मेरी बूढ़ी दादी मां है। मैं उन्हें छोड़कर शादी नहीं कर सकती। उनकी देखभाल करने वाला मेरे सिवा और कोई नहीं है। महेश राय के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, जैसे संध्या की ये मुश्किल उनके लिए कोई मायने ही न रखती हो। तुम्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने कहा। आज से तुम्हारी दादी मां की जिम्मेदारी मेरी। वो हवेली में तुमसे भी ज्यादा अच्छे से रहेंगी। तुम्हें कोई काम नहीं करना पड़ेगा। संध्या अब भी चुप थी। उसका चेहरा उलझन और परेशानी से भरा हुआ था। ये देखकर गाड़ीवान कर्मा, जो अब तक चुपचाप खड़ा था, धीरे से संध्या के पास आया और एक बड़े बुजुर्ग की तरह समझाने वाली आवाज में बोला, देखो बेटी संध्या, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूं। तुम्हारे पिता को भी जानता था। ऐसा मौका हाथ से मत जाने दो। गौरव बाबू बहुत अच्छे लड़के हैं। तुम्हें उस घर में कोई तकलीफ नहीं होगी। कर्मा एक पल रुका और फिर संध्या की आंखों में देखते हुए आवाज और धीमी करके बोला, यहां दिन रात मिट्टी में काम करके तुम्हें क्या मिलता है? 2 वक्त का खाना भी ठीक से नहीं मिल पाता। अगर तुम हां कह दोगी तो तुम्हारी और तुम्हारी दादी मां दोनों की जिंदगी संवर जाएगी। मैं तुम्हारा भला चाहता हूं बेटी, इसलिए कह रहा हूं। ज्यादा सोचो मत, हां कर दो। कर्मा के शब्द और घर के अंदर से आती दादी मां की खांसने की हल्की सी आवाज। संध्या ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने आंखें खोली तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। एक ऐसी शांति जो किसी बड़े फैसले के बाद आती है। उसने महेश राय की तरफ देखे बिना बस धीरे से सिर हिला दिया। महेश राय के चेहरे पर एक चौड़ी जीत वाली मुस्कान फैल गई। उन्होंने अपनी जेब से सोने के कंगन निकाले और कर्मा के हाथ में देते हुए कहा, इसे शगुन समझकर रख लो। शादी की तैयारियों में लग जाओ। अगले 2 महीनों के अंदर किसी शुभ दिन शादी हो जानी चाहिए। ये कहकर महेश राय मुड़े और अपनी बैलगाड़ी पर जाकर बैठ गए। कर्मा ने कंगन संध्या के हाथ में थमा दिए। संध्या उन ठंडे भारी कंगनों को अपनी हथेली पर महसूस कर रही थी और बाहर खड़ी दूर जाती हुई बैलगाड़ी को देख रही थी। उसके चेहरे पर न तो खुशी थी न दुख, बस एक खालीपन था। बैलगाड़ी महेश राय को लेकर जा चुकी थी, पर अपने पीछे छोड़ गई थी एक अजीब सी खामोशी। संध्या अपनी झोपड़ी के दरवाजे पर अकेली खड़ी थी। उसकी मिट्टी से सनी एक हथेली में सोने के वो भारी ठंडे कंगन रखे थे और दूसरी हथेली पर वो अधूरा गीला दिया चिपका हुआ था। एक उसकी आने वाली जिंदगी की निशानी थी और दूसरा उसकी उस जिंदगी की जो अब पीछे छूटने वाली थी। उसने एक नजर उन कंगनों को देखा और फिर अपने मिट्टी सने हाथों को।
एक गहरी ठंडी सांस उसके सीने से निकलकर हवा में गुम हो गई। उसे नहीं पता था कि उसने अपनी गरीबी का सौदा किया है या अपनी आत्मा का। 2 महीने कैसे गुजरे पता ही नहीं चला। हवेली में जो महीनों से मातम में डूबी हुई थी, अचानक चहल पहल बढ़ गई। नौकरों की दौड़ भाग, दूर के रिश्तेदारों का आना जाना और बीच बीच में शहनाई की धीमी धीमी आवाज, जो इस खुशी के मौके पर भी बड़ी उदास सी लगती थी। और फिर शादी का दिन आ गया। मंडप में आग के 7 फेरों के सामने गौरव एक जिंदा लाश की तरह बैठा था। उसकी आंखें खाली थीं। उसे ना तो पंडित के मंत्र सुनाई दे रहे थे, ना ही आसपास बैठे लोगों की बातें। उसके कानों में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, नेहा की हंसी की आवाज। वो हर रस्म किसी मशीन की तरह पूरी कर रहा था। जब पंडित ने कहा हाथ आगे करो तो उसने हाथ आगे कर दिया। जब कहा खड़े हो जाओ तो वो खड़ा हो गया। उसके बगल में लाल जोड़े में घूंघट निकाले संध्या बैठी थी। घूंघट के अंदर से उसे कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था, बस रंगों के कुछ धब्बे और कानों में आती अनगिनत आवाजें। आग की गर्मी उसके चेहरे को झुलसा रही थी और लोगों की कानाफूसी उसके दिल को। उसके हाथ बर्फ की तरह ठंडे थे और हल्के हल्के कांप रहे थे। इस पूरी भीड़ में सिर्फ एक ही इंसान था जो खुश था, महेश राय। वो शान से खड़े मेहमानों से मुबारकबाद ले रहे थे। उनकी छाती गर्व से चौड़ी थी। उनकी आंखों में एक सपना पूरा होने की चमक थी। वो इसे 2 लोगों का मिलन नहीं, बल्कि अपने वंश को आगे बढ़ाने की पहली सीढ़ी के तौर पर देख रहे थे। रस्में पूरी हुई और संध्या राय परिवार की बहू बनकर उस बड़ी सी उदास हवेली में दाखिल हुई। रात गहरा चुकी थी। कमरे को फूलों से सजाया गया था, पर उन फूलों की महक में भी एक अजीब सी उदासी घुली हुई थी। संध्या दुल्हन के भारी लाल जोड़े में पलंग के एक कोने पर सिमटी हुई बैठी थी। उसका घूंघट अब भी उसके चेहरे पर था। कमरे में इतनी खामोशी थी कि उसे अपनी दिल की धड़कन और अपनी सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। काफी देर बाद कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। गौरव अंदर आया। उसके कदमों में एक भारीपन था, जैसे वो चल नहीं, अपने पैरों को घसीट रहा हो। उसने कमरे में रखी सजावट को और फिर पलंग पर बैठी संध्या को एक खाली नजर से देखा। वो कुछ नहीं बोला। सीधा कमरे की अलमारी के पास गया और उसे खोला। अंदर से एक तकिया और एक चादर निकाली। जब वो वापस मुड़ा तो संध्या की तरफ देखे बिना एक ठंडी और सपाट आवाज में बोला, देखो संध्या, तुम मेरे बारे में सब जानती हो। उसकी आवाज में कोई एहसास नहीं था, न गुस्सा, न नफरत, न हमदर्दी। मैंने ये शादी सिर्फ अपने घर वालों के कहने पर और अपनी बेटियों के लिए की है। तुम मुझसे एक पति वाली कोई उम्मीद मत रखना। तुम मेरे लिए सिर्फ मेरी बेटियों की मां हो और इस घर की बहू, बस। ये कहकर गौरव कमरे के दूसरे कोने में रखे सोफे की तरफ बढ़ने लगा। तभी पीछे से एक बहुत ही मीठी लेकिन कांपती हुई आवाज आई, मैं सब जानती हूं। गौरव के कदम वहीं रुक गए। उसने पहली बार संध्या की आवाज सुनी थी। संध्या ने अपने घूंघट को हटाए बिना उसी धीमी आवाज में कहा, मैं कभी भी आप पर हक जताने नहीं आऊंगी। जब आप खुद चाहेंगे तभी मैं आपकी पत्नी होने का हक चाहूंगी। आप निश्चिंत रहें। यह कहकर संध्या चुप हो गई। गौरव कुछ पल वहीं खड़ा रहा, पीठ किए हुए। उसे शायद इस जवाब की उम्मीद नहीं थी, पर उसने कुछ कहा नहीं, ना ही पीछे मुड़कर देखा। वो चुपचाप सोफे पर गया और लेट गया। कमरे में फिर से खामोशी छा गई, पर अब इस खामोशी में 2 लोगों की सांसें शामिल थीं। एक जो कमरे के एक कोने पर सोफे पर लेटा था, और दूसरी जो पलंग के दूसरे कोने पर अब भी दुल्हन बनी बैठी थी। उस रात कमरे में 2 लोगों की सांसें चलती रहीं, पर कोई आवाज नहीं हुई। सुबह जब गौरव की आंख खुली तो सोफे की वजह से उसकी पूरी गर्दन अकड़ी हुई थी। उसने देखा पलंग खाली था। संध्या न जाने कब की उठकर जा चुकी थी। कमरे में हर चीज वैसे ही थी, बस पलंग पर रखी चादर पर एक भी सिलवट नहीं थी, जैसे उस पर रात भर कोई सोया ही ना हो। और फिर दिनों का गुजरना कुछ इस तरह शुरू हुआ। संध्या उस बड़ी सी हवेली में एक परछाई की तरह रहने लगी। वो सबसे पहले उठती और सबसे आखिर में सोती।
उसकी मौजूदगी घर में किसी को महसूस तक नहीं होती थी, पर घर का हर काम वक्त पर और सलीके से पूरा हो जाता था। रसोई में क्या पकेगा, नौकरों को क्या काम करना है, बेटियों के कपड़े धुले हैं या नहीं, वो सब कुछ चुपचाप देखती, बिना किसी से कुछ कहे। उसकी हल्की पायल की आवाज बस कभी कभी घर के गलियारों में सुनाई दे जाती थी। गौरव ने उससे दूरी बनाए रखने का अपना तरीका निकाल लिया था। वो सुबह उसके उठने से पहले ही घर से निकल जाता और रात में तब लौटता जब घर के सभी लोग सो चुके होते। अगर कभी दिन में दोनों का आमना सामना हो भी जाता तो गौरव अपनी नजरें फेर लेता। अगर संध्या गलियारे के एक छोर पर होती तो गौरव दूसरा रास्ता ले लेता। दोनों एक ही छत के नीचे रहते थे, पर उनके बीच मीलों की दूरी थी। संध्या ने अपना सारा ध्यान गौरव की बेटियों पर लगा दिया था। शुरू शुरू में बच्चियां भी उससे दूर दूर ही रहती थीं। वो उसे एक अजनबी की तरह देखती थीं, पर संध्या ने कभी भी उन पर मां होने का हक जताने की कोशिश नहीं की। वो बस चुपचाप उनका ख्याल रखती। एक दिन गौरव की सबसे छोटी बेटी आंगन में खेल रही थी और गिर पड़ी। उसके घुटने में चोट लग गई और खून बहने लगा। वो जोर जोर से रोने लगी। नौकरानी उसे उठाने के लिए दौड़ी, पर उससे पहले ही संध्या न जाने कहां से भागती हुई आई। उसने आते ही बच्ची को अपनी गोद में उठा लिया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट थी। उसने अपनी साड़ी के पल्लू से उसके आंसू पोंछे और फूंक मारकर उसके घुटने की धूल साफ की। वो उसे अंदर ले गई, उसकी चोट पर हल्दी लगाई और तब तक उसे अपनी गोद में बिठाए रखा जब तक उसकी हिचकियां बंद नहीं हो गई। ये सब गौरव दूर बरामदे में खड़ा देख रहा था। उसने देखा कि संध्या की आंखों में उसकी बेटी के लिए वही डर और वही ममता थी जो कभी नेहा की आंखों में हुआ करती थी। गौरव ने कुछ कहा नहीं, पर उस दिन पहली बार उसके दिल में जमी हुई बर्फ की परत पर एक हल्की सी खरोच पड़ी। और फिर एक दिन दोपहर में वो हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। आसमान पर अचानक घनघोर घटाएं घिराईं, तेज हवाएं चलने लगीं और खिड़की दरवाजे जोर जोर से बजने लगे। गौरव बैठक में बैठा कुछ कागज देख रहा था। तभी खिड़की का एक पल्ला हवा के झोंके से धड़ाम की आवाज के साथ दीवार से टकराया। वो उसे बंद करने के लिए उठा। उसने जैसे ही खिड़की को पकड़ा, उसकी नजर आंगन में गई। आंगन में सूखने के लिए रखे अचार के मर्तबान बारिश से बचाने के लिए संध्या भागती हुई आई थी। और यह पहली बार था जब गौरव ने उसे घूंघट के बिना देखा था। हवा के जोर से उसकी साड़ी का पल्लू सिर से खिसक गया था। उसके लंबे खुले बाल हवा में उड़कर उसके चेहरे, गर्दन और हाथों पर उलझ रहे थे। बारिश की बौछार से उसकी सांवली रंगत और भी निखर आई थी। उसकी बड़ी बड़ी कजरारी आंखें और गुलाब की पंखड़ियों जैसे होठ। इस रूप में संध्या को देखकर गौरव अपनी जगह पर जम गया। खिड़की का पल्ला उसके हाथ से छूट गया। उसके अंदर महीनों से सोया हुआ एक एहसास अचानक जाग उठा। एक ऐसी हलचल जिसे वो नेहा के जाने के बाद पूरी तरह से भूल चुका था। वो बस उसे देखता रहा और बाहर तूफान और बारिश और तेज होती जा रही थी। संध्या आखिरी मर्तबान उठाकर जैसे ही अंदर की ओर भागी, गौरव जैसे किसी सपने से जागा। उसके हाथ अब भी खिड़की पर थे और उंगलियां ठंडी पड़ चुकी थी। बाहर बारिश की बौछारें खिड़की के कांच पर जोर जोर से पड़ रही थीं और अंदर गौरव को अपने दिल के धड़कने की आवाज उस तूफान के शोर से भी ज्यादा तेज सुनाई दे रही थी। उसे समझ नहीं आया कि उसे क्या हुआ था। बस एक पल के लिए उसे ऐसा लगा था जैसे उसके अंदर जमी हुई बर्फ की नदी पिघल गई हो। उसे एक अजीब सी घबराहट हुई और साथ ही एक शर्मिंदगी का एहसास भी, जैसे उसने नेहा की यादों के साथ कोई धोखा किया हो। उसने जल्दी से खिड़की का पल्ला बंद किया और लंबी लंबी सांसें लेता हुआ वापस अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गया। पर अब उसका ध्यान उन कागजों पर नहीं था। उसकी आंखों के सामने बस एक ही चेहरा घूम रहा था, हवा में उड़ते बालों वाला, बारिश में भीगा हुआ संध्या का चेहरा। उस दिन के बाद हवेली में कुछ बदला तो नहीं, पर सब कुछ पहले जैसा भी नहीं रहा। गौरव ने अब भी संध्या से बात करना शुरू नहीं किया था, पर अब वो उससे नजरें चुराता नहीं था, बल्कि अब वो छिप छिप कर उसे देखने लगा था। वो देखता कि कैसे संध्या उसकी बेटियों के बालों में तेल लगाकर बड़े प्यार से उनकी चोटियां गूंथती है। वो सुनता कि कैसे रात में वो बेटियों को अपनी दादी नानी के किस्से सुनाती है और बच्चियां सुनते सुनते
कब सो जाती हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। वो महसूस करने लगा था कि संध्या के आने के बाद हवेली की घुटन भरी खामोशी में एक ठहराव आ गया है। घर अब घर जैसा लगने लगा था। गौरव और संध्या के बीच की वो मीलों लंबी दूरी अब धीरे धीरे कम होने लगी थी। सब कुछ अपनी धीमी रफ्तार से ठीक हो रहा था, लेकिन फिर एक सुबह गांव में एक ऐसी खबर फैली जिसने सबके दिलों में दहशत भर दी। उस सुबह हवेली में सब कुछ रोज की तरह ही था। तभी गांव के मुखिया हरिहर जी भागते हुए हवेली पहुंचे। उनका चेहरा सफेद पड़ चुका था, माथे पर पसीने की बूंदें थीं और सांसें बुरी तरह से उखड़ी हुई थीं। महेश राय ने उन्हें इस हालत में देखा तो घबरा गए। उन्होंने पूछा, मुखिया जी क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हैं? हरिहर जी ने कांपती हुई आवाज में कहा, राय बाबू गजब हो गया, गांव में किसी ने। उनकी आवाज गले में ही अटक गई। महेश राय ने उन्हें सहारा देकर बिठाया और नौकर को पानी लाने के लिए कहा। पानी पीने के बाद हरिहर जी ने जो बताया उसे सुनकर महेश राय के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा, गांव में एक आदमी की बहुत बेरहमी से हत्या हो गई है। उसका एक हाथ शरीर से उखाड़कर और पेट की सारी आंतें निकालकर घर के आंगन में फेंक दी हैं। ये सुनते ही महेश राय और गौरव, जो वहीं खड़ा सब सुन रहा था, दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। महेश राय तुरंत उस आदमी के घर की तरफ भागे और गौरव भी उनके पीछे पीछे गया। वहां पहुंचकर उन्होंने जो मंजर देखा वो किसी के भी दिल को दहलाने के लिए काफी था। घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा थी। औरतों के रोने की दिल चीर देने वाली आवाजें आ रही थी। आंगन के बीचों बीच उस आदमी की लाश पड़ी थी। खून चारों तरफ फैला हुआ था और उस पर मक्खियां भिनभिना रही थीं। उसका एक हाथ सचमुच शरीर से किसी जानवर की तरह नोचकर अलग कर दिया गया था। शरीर से मांस के लोथड़े और टूटी हुई हड्डियां बाहर लटक रही थीं। पेट को जैसे किसी तेज नाखूनों वाले पंजे से फाड़ दिया गया हो, और आंतें आंगन में यहां वहां बिखरी पड़ी थीं, जिनमें से कुछ आधी खाई हुई लग रही थीं। ये सब देखकर मुखिया जी ने कांपते हुए कहा, ये किसी इंसान का काम नहीं हो सकता राय बाबू। महेश राय ने लाश को घूरते हुए सहमति में सिर हिलाया। हां, ये जरूर किसी जंगली और खूंखार जानवर का काम है। उस दिन के बाद सोनगढ़ा गांव की हवा में एक अनजाना डर घुल गया। वो डर जो अब हर रात गांव के हर दरवाजे पर दस्तक देने वाला था। उस लाश को देखने के बाद कई रातों तक गौरव की आंखों से वो मंजर हटा ही नहीं। जब भी वो आंखें बंद करता, उसे खून में लथपथ वो आंगन और वो बिखरी हुई आंतें साफ नजर आती थीं। पूरे सोनगढ़ा गांव पर एक अजीब सी दहशत भरी चुप्पी छा गई थी। दिन में भी गलियां सूनी रहती थीं। लोग अपने घरों के दरवाजे कस के बंद रखते थे। शाम ढलते ही गांव में जैसे कर्फ्यू लग जाता था। रात में कुत्तों के भौंकने की आवाज भी अब किसी की मौत का पैगाम लगती थी। हवा की साए साए किसी की चीख जैसी लगती थी। महेश राय ने जमींदार होने का अपना फर्ज निभाने की कोशिश की। उन्होंने गांव के कुछ नौजवानों को इकट्ठा किया, उन्हें लाठियां और मशालें दी और जंगल के उस दक्षिणी हिस्से पर पहरा देने को कहा जहां से उस खूंखार जानवर के आने का शक था। कुछ दिन, कुछ हफ्ते पहरा चलता रहा। धीरे धीरे 1 महीना गुजर गया। उस 1 महीने में गांव में कोई और बुरी खबर नहीं आई। लोगों के मन में बैठा डर अब धीरे धीरे कम होने लगा था। उन्हें लगने लगा कि शायद वो कोई भटकता हुआ जानवर था जो अब कहीं और चला गया है। गांव की जिंदगी फिर से अपनी पुरानी धीमी रफ्तार पर लौटने लगी थी। दरवाजे अब शाम को थोड़ी देर तक खुलने लगे थे, पर वो सब एक बहुत बड़ी भूल कर रहे थे। वो आने वाले तूफान से पहले की शांति थी। ठीक 1 महीने बाद उसी तारीख को सोनगढ़ा गांव की नींद एक और चीख से खुली। इस बार मौत और भी ज्यादा भयानक और भी ज्यादा अजीब थी। महेश राय और गौरव जब मौके पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उस आदमी की लाश उसके ही घर के आंगन में लगे आम के पेड़ की डाल से लटकी हुई थी। पर डरावनी बात यह नहीं थी। डरावनी बात यह थी कि उस मरे हुए आदमी का सिर
उसके शरीर के पीछे की तरफ 180 डिग्री पर घुमाया हुआ था। उसकी आंखें फटी फटी सी अपनी ही पीठ को घूर रही थीं। ये मंजर देखकर वहां खड़ी भीड़ की सांसें अटक गई। लोगों के चेहरों से खून गायब हो गया था। गौरव को लगा जैसे उसके पैरों के नीचे की जमीन कांप रही हो और उसका जी मिचलाने लगा। भीड़ में से किसी ने कांपती हुई आवाज में कहा, कोई जानवर किसी का सिर ऐसे पीछे नहीं घुमा सकता। ये सुनते ही सबके दिलों में एक ही ख्याल आया, एक ऐसा ख्याल जो किसी जानवर से भी ज्यादा खौफनाक था कि ये काम किसी जानवर का नहीं बल्कि किसी ऐसी चीज का है जो इस दुनिया की नहीं है। इस दूसरी मौत के बाद गांव का हर इंसान टूट गया। उनका डर अब दहशत में बदल चुका था और फिर ये सिलसिला शुरू हो गया। हर महीना ठीक उसी तारीख को गांव में एक और मौत होती। हर मौत पहले से ज्यादा भयानक, ज्यादा अजीब होती। किसी का शरीर छत से लटका मिलता तो किसी की लाश कुएं से निकलती, पर उसके शरीर पर पानी की एक बूंद भी नहीं होती थी। देखते ही देखते 6 महीने और गुजर गए। गांव की आधी आबादी या तो मर चुकी थी या डर के मारे गांव छोड़कर भाग चुकी थी। सोनगढ़ा अब एक जीता जागता शमशान बनता जा रहा था। लोगों का सब्र अब जवाब दे रहा था। उनका डर अब गुस्से में बदल रहा था। उन्हें अपनी बर्बादी का कोई कारण चाहिए था, कोई ऐसा जिस पर वो अपनी सारी नफरत और अपना सारा गुस्सा उतार सकें। और एक दिन उन्हें वो कारण मिल गया। उस दिन गांव के बचे खुचे लोग हाथों में मशाले और लाठियां लिए एक गुस्साई हुई भीड़ की शक्ल में जमींदार की हवेली की तरफ बढ़ने लगे। उनके कदमों की धमक और हवा में गूंजता शोर किसी बगावत का ऐलान कर रहा था। महेश राय ने जब दरवाजे पर उस भीड़ को देखा तो वो हैरान रह गए। भीड़ में से एक आदमी गुस्से में चिल्लाकर बोला, राय बाबू, हम आपकी बहुत इज्जत करते थे, इसलिए इतने दिन चुप रहे, पर अब और नहीं। एक और आवाज आई, ये सब आपकी वजह से हो रहा है, आपके कर्मों की सजा पूरा गांव भुगत रहा है। महेश राय कुछ समझ पाते उससे पहले ही भीड़ में से किसी ने वो बात कह दी जो अब तक सबके दिलों में दबी हुई थी। एक आदमी ने अपनी उंगली हवेली की तरफ करके चिल्लाया, ये सब मौतें, ये सारा श्राप ठीक उसी दिन से शुरू हुआ है जब से आपके घर में वो नई बहू आई है। वो कोई औरत नहीं, वो एक डायन है। डायन है। ये एक शब्द हवा में किसी जहर की तरह फैल गया। हवेली के दरवाजे पर खड़ी गुस्साई भीड़ के बीच एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। मशालों की आग लोगों के डरे हुए और नफरत से भरे चेहरों पर कांप रही थी। महेश राय का चेहरा पहले हैरानी और फिर बेनतहा गुस्से से लाल हो गया। उनकी सांसें भारी हो गई। एक मामूली किसान उनकी बहू को डायन कहे, ये उनके खानदान की, उनकी इज्जत की सबसे बड़ी तौहीन थी। वो गरजते हुए बोले, चुप हो जाओ, मूर्खों की तरफ बातें मत करो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पर उनकी आवाज भीड़ के शोर में दबकर रह गई। एक औरत रोते हुए चिल्लाई, हमारे घर के चिराग बुझ गए जमींदार साहब, और आप हमें मूर्ख कह रहे हैं। जब से ये औरत इस गांव में आई है तब से हर महीने एक लाश उठ रही है। ये सुनते ही गौरव, जो अब तक अपने पिता के पीछे चुपचाप खड़ा था, आगे आ गया। उसकी आंखें भीड़ के हर एक चेहरे को देख रही थीं। महीनों बाद आज उसकी आंखों में वो खालीपन नहीं था, बल्कि एक अजीब सी ठंडी आग जल रही थी। उसने अपने पिता की तरह चिल्लाया नहीं, उसकी आवाज शांत थी, पर उस शांति में एक ऐसी धार थी जो किसी भी शोर को चीर सकती थी। उसने कहा, अगर आज मेरी जगह आपके घर की बहू के बारे में कोई ऐसी बातें करता तो आप लोग क्या करते? क्या उसे इसी तरह घर से बाहर निकाल देते? भीड़ में कुछ लोग उसकी बात सुनकर चुप हो गए। गौरव ने आगे कहा, 1 साल होने को आया है, मैं देख रहा हूं उसे। वो कैसी है ये मैं आप लोगों से बेहतर जानता हूं। उसकी आवाज थोड़ी कांपी, पर वो रुका नहीं। और एक बात और सुन लीजिए आप सब, संध्या गर्भवती है। ये खबर किसी बम की तरह भीड़ पर गिरी। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। मशालों की रोशनी में उनके चेहरों पर गुस्सा अब उलझन में बदल रहा था। तभी हवेली के अंदर से पायल की एक धीमी पर दृढ़ आवाज पास आने लगी। सबकी नजरें दरवाजे की तरफ उठ गईं।
संध्या दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। उसने वो सब कुछ सुन लिया था। उसने दरवाजे पर खड़े गौरव को देखा, फिर उस भीड़ को, और फिर एक ऐसा काम किया जो उस हवेली में आज तक किसी ने नहीं देखा था। उसने अपने सिर पर रखा घूंघट एक ही झटके में अपनी कलाइयों से पीछे हटा दिया। आज पहली बार पूरा गांव जमींदार की छोटी बहू का चेहरा देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, डर नहीं था, बल्कि एक ऐसी शांति थी जो किसी भी तूफान को शांत कर सकती थी। उसने अपनी मीठी पर चट्टान की तरह स्थिर आवाज में कहा, आप लोग मुझे जो चाहे कहें, मैं एक शब्द नहीं कहूंगी। पत्थर मारेंगे तो वो भी सह लूंगी। वो एक पल रुकी और फिर उसकी आवाज में एक मां की शेरनी जैसी दहाड़ शामिल हो गई। लेकिन अगर किसी ने भी मेरे होने वाले बच्चे के बारे में एक भी बुरा शब्द कहा तो मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं जिस तरह घूंघट रखकर बड़ों की इज्जत करना जानती हूं, उसी तरह जरूरत पड़ने पर यही घूंघट हटाकर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना भी जानती हूं। ये बात आप सब याद रखिएगा। ये कहकर वो चुप हो गई। भीड़ जैसे किसी ने सांप सूंघ लिया हो। किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। उनके हाथ में पकड़ी मशालें और लाठियां अब भारी लगने लगी थीं। उन्हें अपनी ही आंखों में शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। महेश राय ने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। वो आगे आए और अपनी पूरी ताकत से चिल्लाए, अब क्या देख रहे हो? दफा हो जाए यहां से, और अगर दोबारा इस हवेली की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो याद रखना, गांव में रहना मुश्किल कर दूंगा। भीड़ बिना कुछ कहे चुपचाप एक एक करके वापस मुड़ने लगी। कुछ ही देर में हवेली के बाहर का मैदान खाली हो गया। हवा में सिर्फ मशालों का धुआं और एक अजीब सी खामोशी रह गई थी। गौरव अब भी वहीं खड़ा था, पर अब वो उस भीड़ को नहीं, बल्कि उसके पास खड़ी उस औरत को देख रहा था जिसे वो अपनी पत्नी मानने से भी इनकार करता था। उस दिन हवेली के उस दरवाजे पर गौरव ने पहली बार संध्या को सच में देखा था। भीड़ जा चुकी थी, पर उनकी जलाई हुई मशालों का धुआं और उनके कहे हुए शब्दों का जहर अब भी हवा में घुला हुआ था। संध्या, जो कुछ देर पहले तक एक शेरनी की तरह दहाड़ रही थी, अचानक कांप सी गई। उसके चेहरे का सारा खून जैसे किसी ने निचोड़ लिया हो। उसने एक कदम पीछे लिया और उसका हाथ सहारे के लिए दरवाजे की चौखट पर टिक गया। फिर बिना किसी की तरफ देखे, बिना एक शब्द कहे, वो चुपचाप अंदर मुड़ी और हवेली के अंधेरे गलियारे में कहीं गुम हो गई। गौरव बस उसे जाते हुए देखता रहा। उसे एहसास हुआ कि पिछले एक साल में उसने संध्या के सिर्फ झुके हुए सिर और उसके घूंघट को ही देखा था। आज जब वो घूंघट हटा तो उसके पीछे एक ऐसा चेहरा था जिसे वो बिल्कुल नहीं जानता था। एक ऐसा चेहरा जिसमें आंसू नहीं, आग थी। उसके दिल में पहली बार संध्या के लिए सम्मान का एक एहसास जागा। उस एक शाम ने हवेली के अंदर सब कुछ बदल दिया था। गौरव और संध्या के बीच की वो अदृश्य दीवार अब टूट चुकी थी। दोनों ने अब भी एक दूसरे से बात करना शुरू नहीं किया था, पर अब उनकी खामोशी चुभती नहीं थी। अब गौरव जानबूझकर उससे दूर नहीं भागता था। वो अब रात का खाना घर पर ही खाने लगा था। जब संध्या खाना परोसती तो वो धीरे से कह देता। जब वो पानी का गिलास आगे बढ़ाती तो वो नजरें उठाकर एक पल के लिए उसे देख लेता। ये छोटी छोटी बातें किसी संवाद से कहीं ज्यादा थीं। गौरव की जिंदगी में अब संध्या की मौजूदगी एक आदत बनती जा रही थी, एक ऐसी आदत जो उसे अब अच्छी लगने लगी थी। और शायद इसीलिए उसने वो देखना शुरू किया जो पहले कभी नजर ही नहीं आया था। एक दोपहर गौरव अपने काम से जल्दी घर लौट आया। उसने अपनी बड़ी बेटी को आवाज दी, पर कोई जवाब नहीं आया। उसे ढूंढते हुए वो हवेली के पिछले हिस्से की तरफ चला गया, एक ऐसी जगह जहां कोई आता जाता नहीं था। वहां एक पुराना टूटा हुआ चबूतरा था जिस पर जंगली घास उगाई थी, और वहीं उस चबूतरे पर संध्या अकेली बैठी थी। गौरव एक टूटी हुई दीवार के पीछे रुक गया। उसने देखा संध्या के हाथ में गीली मिट्टी थी और वो बड़ी ही ध्यान से किसी चीज को बना रही थी। गौरव को लगा कि शायद वो अपनी बेटियों के लिए कोई खिलौना बना रही होगी। आखिर वो कुम्हार की बेटी थी, मिट्टी उसके खून में थी। पर जैसे जैसे वो चीज आकार लेने लगी,
गौरव के चेहरे पर हैरानी बढ़ती गई। वो कोई खिलौना नहीं था, वो मिट्टी की एक छोटी सी इंसानी गुड़िया थी। उसने देखा कि संध्या का चेहरा उस वक्त कितना शांत पर कितना गंभीर था। उसकी उंगलियां उस गुड़िया को बनाने में इस तरह डूबी हुई थीं, जैसे वो कोई खेल नहीं बल्कि कोई बहुत जरूरी, कोई रहस्यमयी पूजा कर रही हो। उसको ये सब देखकर एक अजीब सी बेचैनी हुई। इतनी सुनसान जगह पर अकेले में ये इंसानी गुड़िया बनाना उसे कुछ ठीक नहीं लगा। वो बिना कोई आवाज किए वहां से चुपचाप वापस लौट आया। उस रात वो इसी बारे में सोचता रहा। जब वो अपनी बेटियों को सुलाने के लिए उनके कमरे में गया तो उसने देखा कि उनके खिलौनों की टोकरी में वैसी ही कुछ पुरानी मिट्टी की गुड़िया पड़ी थी। उसने एक गुड़िया को अपने हाथ में उठाया और अपनी बेटी से पूछा, बेटा, ये गुड़िया ये तुम्हें संध्या माँ ने बनाकर दी है? उसकी बेटी ने नींद में आंखें मलते हुए कहा, हां पिताजी, ये तो माँ ने तब दी थी जब वो पहली बार घर आई थी, पर अब तो वो हमारे लिए गुड़िया नहीं बनाती। ये सुनकर गौरव के दिमाग में एक ठंडक सी दौड़ गई। वो अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेरता रहा, पर उसकी नजरें हाथ में पकड़ी उस मिट्टी की गुड़िया पर जमी हुई थीं। उसके मन में एक सवाल उठ रहा था, एक ऐसा सवाल जो उसे रात भर सोने नहीं देने वाला था। अगर संध्या ये नई गुड़िया बेटियों के लिए नहीं बना रही, तो फिर किसके लिए बना रही हैं? और वो उन गुड़ियों का करती क्या है? उस रात गौरव की आंखों से नींद गायब हो गई। वो सोफे पर लेटा बस छत को घूरता रहा। उसके एक तरफ कमरे के अंधेरे में पलंग पर सोई हुई संध्या की धीमी सांसों की आवाज थी और दूसरी तरफ उसके अपने दिमाग में उठ रहे सवालों का शोर। उसे रह रहकर दो तस्वीरें याद आ रही थीं। एक तस्वीर हवेली के दरवाजे पर खड़ी उस निडर औरत की थी जो अपने बच्चे के लिए पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार थी, और दूसरी तस्वीर उस सुनसान टूटे हुए चबूतरे पर बैठी उस रहस्यमयी औरत की थी जो दुनिया से छिपकर मिट्टी की इंसानी गुड़िया बना रही थी। गौरव को समझ नहीं आ रहा था कि इन दोनों में से असली संध्या कौन है। उसका दिल मानने को तैयार नहीं था कि जिस औरत की आंखों में उसने अपनी बेटियों के लिए ममता देखी है वो कुछ गलत कर सकती है, पर उसका दिमाग उन सवालों को झटक भी नहीं पा रहा था। उसने फैसला किया कि वो इस राज का पता लगाकर रहेगा। अगले कुछ दिनों तक गौरव ने संध्या पर नजर रखना शुरू कर दिया। वो दिखाता था कि वो अपने काम में व्यस्त है, पर उसकी नजरें हर पल संध्या की हरकतों का पीछा करती थीं। पर उसे कुछ भी अजीब नहीं दिखा। संध्या का दिन रोज की तरह ही गुजरता था, घर के काम और बेटियों की देखभाल। गौरव को लगने लगा कि शायद वो बेकार ही शक कर रहा था। और फिर एक दिन वो बरामदे में बैठा गांव के मुखिया और कुछ लोगों से गांव की बिगड़ती हालत पर बात कर रहा था। तभी उसकी नजर हवेली के नौकर कर्मा पर पड़े। वही कर्मा जो बैलगाड़ी चलाता था। वो घर के पिछले हिस्से से जल्दी जल्दी में आ रहा था। उसके हाथ में एक खाली बाल्टी थी और उसकी धोती और हाथ ताजी गीली मिट्टी से सने हुए थे। गौरव ने उसे आवाज देकर रोका, अरे कर्मा, रुको जरा। कर्मा गौरव को देखकर घबरा गया। उसने बाल्टी को अपने पीछे छुपाने की कोशिश की। गौरव ने उसकी घबराहट देख ली। उसने अपनी जगह से उठकर कर्मा के पास जाते हुए पूछा, कहां से आ रहे हो और तुम्हारे हाथ में ये मिट्टी कैसी लगी है? कर्मा की नजरें झुक गईं। वो हकलाते हुए बोला, वो छोटे मालिक, मैं बस। गौरव ने उसकी आंखों में देखा और समझ गया कि वो झूठ बोल रहा है। उसने अपनी आवाज थोड़ी सख्त करते हुए कहा, कर्मा, तुम इस घर में सालों से काम कर रहे हो, सच बताओ, ये मिट्टी किसके लिए लाए हो? गौरव के दबाव डालने पर कर्मा टूट गया। उसने धीमी डरी हुई आवाज में कबूल किया, छोटे मालिक, ये मिट्टी मैं छोटी मालकिन के कहने पर घर के पीछे वाले टूटे हुए चबूतरे पर रख कर आया हूं। गौरव का दिल जोर से धड़का। उसने पूछा, कब से ला रहे हो तुम ये मिट्टी? कर्मा ने कहा, लगभग 1 साल हो गया मालिक। महीने में एक बार छोटी मालकिन मुझे पिछली रात को ही बता देती हैं और मैं अगले दिन दोपहर में लाकर दे देता हूं। गौरव ने अपनी आवाज को काबू में रखते हुए आखिरी सवाल पूछा, ये मिट्टी तुम लाते कहां से हो?
ये सवाल सुनकर कर्मा का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया। उसने कांपते हुए कहा, मालिक, यहां से 2 गांव के पार उस कदम के पेड़ के नीचे जो कर्मा तालाब है, वहां से लाता हूं। कर्मा तालाब? गौरव की आवाज में हैरानी और खौफ दोनों था। वो तो श्रापित तालाब है। वहां कितने ही लोगों ने अपनी जान दी है। उस तालाब का पानी तक तो कोई इस्तेमाल नहीं करता, और तुम वहां से मिट्टी। कर्मा गौरव के पैरों में गिर पड़ा। वो रोते हुए बोला, मैं सब जानता हूं मालिक। मैंने छोटी मालकिन को भी बताया था, पर उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं होगा, और मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी मालिक। मेरी बेटी बहुत बीमार थी, उसके इलाज के लिए छोटी मालकिन की बख्शीश के लालच में मैं मना नहीं कर पाया। उसने आगे बताया, मैंने बड़े मालिक से भी कई बार मदद मांगी थी, पर उन्होंने हर बार डांट कर भगा दिया और कहा कि अगर दोबारा पैसे मांगे तो काम से निकाल देंगे। मैं डर गया था मालिक। गौरव चुपचाप सब सुनता रहा। उसके दिमाग में सारी कड़ियां अब धीरे धीरे जुड़ रही थीं। गांव में होती मौतें हर महीने, संध्या का हर महीने मिट्टी मंगवाना, वो भी एक श्रापित तालाब से, और फिर उस मिट्टी से इंसानी गुड़िया बनाना, ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता था। उसने कर्मा को उठाया और एक ठंडी सपाट आवाज में कहा, ठीक है, तुम जाओ, और याद रखना, मेरे और तुम्हारे बीच जो ये बात हुई है, ये किसी भी हाल में संध्या को पता नहीं चलनी चाहिए। कर्मा सिर हिलाकर चला गया। गौरव वहीं खड़ा रहा, पर अब वो बरामदे में नहीं, बल्कि शक और खौफ के एक ऐसे दलदल में खड़ा था जिसमें वो हर पल नीचे धंसता जा रहा था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि हवेली के दीवारों के अंदर का रहस्य शायद गांव में होती मौतों से भी ज्यादा गहरा और ज्यादा खतरनाक था। उस दिन के बाद गौरव के लिए हवेली एक पहेली बन गई, और संध्या उस पहेली का सबसे मुश्किल और सबसे डरावना हिस्सा। अब उसका दिल और दिमाग एक जंग लड़ रहे थे। दिल कहता कि जिस औरत ने उसकी बेटियों को इतना प्यार दिया वो कातिल नहीं हो सकती, और दिमाग कहता कि श्रापित तालाब की मिट्टी और रहस्यमयी गुड़िया किसी मासूम खेल का हिस्सा नहीं हो सकते। गौरव जानता था कि उसे जवाब चाहिए, और जवाब उसे सिर्फ एक ही इंसान दे सकता था, संध्या। पर वो सीधे सीधे उससे पूछ नहीं सकता था। उसे सच्चाई को अपनी आंखों से देखना था। कर्मा ने बताया था कि संध्या महीने में एक बार मिट्टी मंगवाती है। अब गौरव को बस उस रात का इंतजार था। वो इंतजार उसकी जिंदगी का सबसे लंबा और सबसे भयानक इंतजार था। इन दिनों में वो संध्या के सामने ऐसे रहता जैसे कुछ हुआ ही न हो, पर जब भी संध्या की नजर उस पर पड़ती तो गौरव को लगता जैसे वो उसकी आंखों में झांककर उसके दिल में चल रहे तूफान को देख सकती है। और फिर वो रात आ ही गई, अमावस्या की रात। आसमान में न तो चांद था न तारे, सिर्फ एक गहरा काला अंधेरा जिसने पूरे गांव को अपनी चादर में लपेट लिया था। हवा आज अजीब तरह से खामोश थी। हवेली में घड़ी की टिक टिक की आवाज भी आज पहले से ज्यादा डरावनी लग रही थी। गौरव रोज की तरह सोफे पर लेटा हुआ था, पर आज वो सोया नहीं था। उसकी आंखें बंद थीं, पर उसके कान कमरे की हर छोटी से छोटी आहट पर लगे हुए थे। उसने अपनी सांसों को इतना धीमा कर लिया था कि उसे खुद भी वो महसूस नहीं हो रही थी। वो बस इंतजार कर रहा था। घंटे बीतते गए, 1, 2, आधी रात का वक्त होगा। तभी पलंग की तरफ से एक हल्की सी सरसराहट हुई। गौरव का दिल जोर से धड़का। उसने महसूस किया कि संध्या बिस्तर से उठी है। बिना कोई आवाज किए दबे पांव वो कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाजे का हैंडल बहुत धीरे से घुमा, क्लिक की, एक कासी अनऑडिबल आवाज आई और दरवाजा खुलकर बंद हो गया। गौरव ने कुछ पल इंतजार किया, फिर वो भी उठा। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ रहे थे, पर उसके इरादे पक्के थे। वो भी एक परछाई की तरह कमरे से बाहर निकला और उस अंधेरे गलियारे में आगे बढ़ने लगा जिधर संध्या गई थी। हवेली का वो पुराना टूटा हुआ चबूतरा। अमावस्या की उस काली रात में वो जगह किसी शमशान से कम नहीं लग रही थी। गौरव एक टूटी हुई दीवार की आड़ में छिपकर सब कुछ देख रहा था। चबूतरे के बीचों बीच एक छोटा सा आग का कुंड जल रहा था। आग की लपटें नाचती हुई संध्या के गंभीर चेहरे पर पड़ रही थीं। आज वो संध्या वो नहीं थी जिसे गौरव जानता था। उसकी आंखों में न तो ममता थी न ही शांति। उसकी आंखों में एक अजीब सी भयानक ज्वाला जल रही थी। वो किसी अनजानी भाषा में कुछ मंत्र पढ़ रही थी। उसकी आवाज धीमी थी, पर उसमें एक ऐसी ताकत थी जो हवा में कंपन पैदा कर रही थी।
वो बीच बीच में आग में कुछ डालती और आग की लपटें भभक की आवाज के साथ और ऊंची उड़ जाती। गौरव ने देखा उसके हाथ में गीली मिट्टी की एक ताजा बनी हुई गुड़िया थी और तभी गौरव के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। उसने ध्यान से देखा, वो गुड़िया हूबहू उसके पिता महेश राय जैसी लग रही थी। संध्या ने अपने मंत्र पूरे किए और उस गुड़िया को दोनों हाथों से उठाकर आग में डालने के लिए आगे बढ़ाया। ये देखकर गौरव अपने होश खो बैठा। उसके मुंह से एक चीख निकली, संध्या रुको। वो दीवार के पीछे से बाहर निकला और पागलों की तरह चबूतरे की तरफ भागा। उसने आते ही संध्या को एक जोर का धक्का दिया। धक्के से संध्या जमीन पर गिर पड़ी और उसके हाथ से वो गुड़िया छिटक कर दूर जा गिरी। उस एक पल में वो ये भी भूल गया था कि संध्या गर्भवती है। उसके सिर पर बस खून सवार था। वो हांफते हुआ चिल्लाया, ये सब क्या है? ये तुम क्या कर रही हो? ये गुड़िया, ये तो पिताजी जैसी दिखती है। तुम उन्हें मारना चाहती हो? गांव में जो लोग मरे हैं उन सबको तुमने ही मारा है ना? उसकी आवाज दर्द, धोखे और गुस्से से कांप रही थी। आज तुम्हें सच बताना होगा संध्या, बताना ही होगा, वरना मैं तुम्हें इसी जलती हुई आग में फेंक दूंगा। यह सुनकर संध्या चुप हो गई। वो धीरे धीरे जमीन से उठी। आग की रोशनी में उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि एक पुरानी, बहुत पुरानी नफरत की आग चमक रही थी। उसने एक ठंडी, गहरी आवाज में कहा, जानना चाहते हो तुम? संध्या की ये आवाज किसी दूर गहरी गुफा से आती हुई लगी, ठंडी और खाली। गौरव हाफता हुआ बस उसे घूरता रहा। उसकी आंखों में जलता गुस्सा अब एक अजीब से डर और उलझन में बदल रहा था। आग की लपटें उन दोनों के चेहरों पर नाच रही थीं। हवा साए साए करके चल रही थी, जैसे वो भी इस राज को सुनने के लिए बेचैन हो। संध्या ने जमीन पर पड़ी उस गुड़िया को देखा जो महेश राय जैसी दिखती थी। फिर उसने गौरव की आंखों में देखा। उसने कहना शुरू किया और उसकी आवाज में सालों का दबा हुआ दर्द और नफरत साफ छलक रहा था। ये कहानी आज से नहीं बल्कि कई साल पहले से शुरू होती है गौरव। ये कहानी तुम्हारी उन 3 बेटियों के जन्म से शुरू होती है। गौरव बस चुपचाप सुनता रहा। संध्या ने कहा, जब तुम्हारी लगातार 3 बेटियां हुई तो तुम्हारे पिता महेश राय के सिर पर एक बेटे का, एक वारिस का जुनून सवार हो गया था। वो इस जुनून में इतने अंधे हो गए कि वो मदद मांगने के लिए गांव के उस पुराने श्रापित जंगल में पहुंचे जहां मेरी मां साधना करती थी। हां गौरव, मेरी मां एक तांत्रिक थी। ये सुनते ही गौरव के रोंगटे खड़े हो गए। संध्या की आवाज अब नरेशन में बदल गई, जैसे वो कोई भूली हुई डरावनी कहानी सुना रही हो। तुम्हारे पिता ने मेरी मां को सब बताया और कहा कि वो कुछ भी करने को तैयार हैं, बस उन्हें एक पोता चाहिए। मेरी मां ने गणना करके तुम्हारे पिता को बताया कि तुम्हारी पत्नी नेहा के भाग्य में बेटे का सुख नहीं है। तब मां ने उन्हें तुम्हारी दूसरी शादी करवाने की सलाह दी, पर तुम्हारे पिता अच्छी तरह जानते थे कि नेहा के जीते जी तुम कभी दूसरी शादी नहीं करोगे। इसलिए उन्होंने मेरी मां से कोई ऐसा रास्ता निकालने को कहा जिससे नेहा रास्ते से हट जाए। संध्या एक पल के लिए रुकी, उसकी सांसें भारी हो गईं। और तुम्हारी दूसरी पत्नी से एक बेटा हो, इसके लिए मेरी मां ने तुम्हारे पिता को एक कीमत बताई, एक बहुत ही भयानक कीमत। 7 छोटे मासूम लड़कों की बलि, जिनकी उम्र 3 से 8 साल के बीच हो। ये सुनकर गौरव को लगा जैसे किसी ने उसके कानों में खौलता हुआ लावा डाल दिया हो। वो अविश्वास में अपना सिर हिलाने लगा। संध्या की आवाज में दर्द और गहरा हो गया। तुम्हारे पिता उस कीमत को चुकाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने मेरी मां को बहुत सारा पैसा दिया और मेरी मां उस पैसे के लालच में अंधी हो गई। उन्होंने वही किया जो तुम्हारे पिता चाहते थे। एक शाम मेरी मां ने गांव के मैदान में खेलते हुए 7 बच्चों को देखा। वो एक बूढ़ी औरत का भेष बनाकर उनके पास गईं और उन्हें प्रसाद में खाने के लिए मावा संदेश दिए। उस प्रसाद में वशीकरण का मंत्र मिला हुआ था। उसे खाते ही वो सारे बच्चे बेहोश हो गए और मेरी मां उन्हें उठाकर अपने ठिकाने पे ले गई। ठीक 2 दिन बाद अमावस्या की रात थी। उस काली रात तुम्हारे पिता की मौजूदगी में मेरी मां ने उन 7 बच्चों की बलि दे दी।
गौरव को लगा जैसे वो गिर पड़ेगा, उसे चक्कर आ रहे थे। संध्या ने अपनी कहानी जारी रखी। बलि के बाद मेरी मां ने कुछ मंत्र फूकी हुई राख तुम्हारे पिता को दी और कहा कि इसे किसी तरह नेहा के शरीर पर छिड़क दें। ऐसा करने पर नेहा कुछ ही दिनों में बिना किसी बीमारी के मर जाएगी। पर गांव में 7 बच्चों के एक साथ गायब होने से हड़कंप मच गया। लोग उन्हें ढूंढते ढूंढते उस जंगल तक पहुंचे। उन्होंने बच्चों की आधी अधूरी लाशें और साथ में मेरी मां को साधना करती हुई पकड़ लिया। संध्या की आंखों से अब आंसू बह रहे थे, पर उसकी आवाज अब भी पत्थर की तरह कठोर थी। तुम्हारे पिता को डर था कि अगर मेरी मां पकड़ी गई तो वो उनका नाम ले लेगी, इसलिए उन्होंने ही चालाकी से गांव वालों को भड़काया। उन्होंने ही मेरी मां को एक डायन करार दिया और फिर उन सारे गांव वालों ने मिलकर तुम्हारे पिता के कहने पर मेरी मां को उसी जंगल में जिंदा जला दिया। संध्या अब सिसक सिसक कर रो रही थी। मैं और मेरी दादी हम दूर से सब कुछ देख रहे थे, पर कुछ नहीं कर पाए। उस दिन मैंने अपनी मां को उन सब की वजह से अपनी आंखों के सामने जलकर मरते हुए देखा था, और उसी दिन मैंने इसी आग की कसम खाकर यह फैसला कर लिया था कि मैं उन सब से बदला लूंगी, तुम्हारे घमंडी पिता से भी और उन गांव वालों से भी जिन्होंने बिना कुछ सोचे समझे एक औरत को जलाकर मार डाला। संध्या की कहानी उस जलती हुई आग और अमावस्या की उस काली रात में एक भयानक सच बनकर गूंज रही थी। गौरव सुनने खड़ा था। उसे लगा जैसे उसके पैरों के नीचे जमीन नहीं है, जैसे वो किसी गहरे अंधेरे शून्य में गिरता जा रहा हो। उसका पिता एक कातिल, उसके खानदान की इज्जत 7 मासूम बच्चों के खून से सनी हुई, और उसकी पत्नी नेहा, उसकी मौत एक सोची समझी साजिश थी। ये सब इतना भयानक था कि उसका दिमाग इसे सच मानने से इनकार कर रहा था। वो 2 कदम पीछे हट गया। उसके मुंह से बस एक टूटी हुई कांपती हुई आवाज निकली, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। संध्या ने अपने आंसू पोंछे। अब उसकी आंखों में दर्द नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ नफरत की आग थी। यही सच है गौरव, उसने कहा, और मेरा यहां आना, तुम्हारे घर में बहू बनकर आना, यह भी मेरे उसी बदले का हिस्सा था। मैंने अपनी तांत्रिक शक्तियों से तुम्हारे पिता को वश में कर लिया था, ताकि वो किसी और लड़की को पसंद ही ना कर सकें, और मैं इस हवेली के अंदर आकर अपना बदला पूरा कर सकूं। गौरव ने अविश्वास में सिर हिलाया। उसने संध्या की आंखों में देखने की कोशिश की, उस औरत को ढूंढने की कोशिश की जिसे वो पिछले कुछ महीनों से जानने लगा था। उसने एक आखिरी हारी हुई उम्मीद के साथ पूछा, तो फिर तुम्हारा वो प्यार, मेरी बेटियों के लिए तुम्हारा वो अपनापन, क्या वो सब भी एक धोखा था, एक नाटक था? ये सुनकर एक पल के लिए संध्या की आंखों में जमी हुई नफरत की बर्फ पिघली। एक पल के लिए उसकी आवाज में वही पुरानी नरमी लौट आई। नहीं गौरव, उसने धीरे से कहा, शुरू में सब कुछ नाटक था, पर मैं सच में तुमसे और तुम्हारी बेटियों से प्यार करने लगी हूं। मैं जानती हूं कि इस सब में तुम लोगों की कोई गलती नहीं है। गौरव के दिल में एक हल्की सी उम्मीद जागी। उसने पूछा, तो फिर ये सब खत्म कर दो संध्या, छोड़ दो ये बदले की आग। नहीं, संध्या की आवाज फिर से कठोर हो गई। ये आग अब नहीं बुझ सकती। मैंने अपनी मां की किताबों से वेताल आगमनी मंत्र सीखा है। मैं हर अमावस्या को श्रापित तालाब की मिट्टी से उस इंसान की गुड़िया बनाती हूं जिसे मुझे सजा देनी होती है, और फिर मैं वेताल को बुलाती हूं। उसने आगे बताया, जब मैं वो गुड़िया आग में समर्पित करती हूं तो वेताल समझ जाता है कि किसे और कैसे मारना है। इसी तरह मैंने उन सभी लोगों को मारा जो मेरी मां की मौत में शामिल थे। उसने जमीन पर पड़ी महेश राय की गुड़िया की तरफ इशारा किया, और आज मैं अपना आखिरी बदला लेने वाली थी। तुम रास्ते से हट जाओ गौरव। ये कहकर वो उस गुड़िया को उठाने के लिए झुकी, पर गौरव एक चट्टान की तरह उसके सामने आकर खड़ा हो गया। नहीं, मैं तुम्हें ये पाप और करने नहीं दूंगा। उसने एक गहरी सांस ली। मेरे पिता ने गलती नहीं, पाप किया है, मैं ये मानता हूं, पर उन गांव वालों की क्या गलती थी संध्या? वो तो बस मोहरे थे। उन्हें जो समझाया गया उन्होंने वही किया। उन्हें माफ कर दो। हम सब कुछ भूलकर एक नई शुरुआत करेंगे, मैं वादा करता हूं।
ये सुनकर संध्या के चेहरे पर एक अजीब सी दर्द भरी मुस्कान आई। अब बहुत देर हो चुकी है गौरव, वेताल जाग चुका है, उसे बलि चाहिए, वो बिना बलि लिए वापस नहीं जाएगा। उसकी आंखों में अब खौफ साफ दिख रहा था। मैंने पूजा शुरू कर दी थी और तुमने उसे बीच में रोक दिया। अब अगर वेताल को तुम्हारे पिता की बलि नहीं मिली तो वो मुझे ही मार डालेगा। क्या तुम यही चाहते हो गौरव? वो कुछ कह पाता उससे पहले ही चबूतरे पर जल रही आग अचानक भभक की आवाज के साथ नीले रंग की हो गई। हवा जो अब तक शांत थी अचानक किसी पागल जानवर की तरह गरजने लगी। पेड़ों की डालियां जोर जोर से टूटकर जमीन पर गिरने लगीं और फिर चारों तरफ से एक ऐसी कान फाड़ देने वाली अलौकिक चीख सुनाई दी जिसे सुनकर गौरव को लगा कि उसके कान के पर्दे फट जाएंगे। उसने अपने दोनों हाथों से जोर से अपने कान बंद कर लिए और घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। उसने देखा कि आग से उठता हुआ धुआं अब सीधा ऊपर जाने की बजाय एक जगह इकट्ठा होकर किसी बवंडर की तरह घूम रहा था। वो धुआं धीरे धीरे एक आकार ले रहा था, एक भयानक इंसानी आकार। गौरव की आंखें डर से फटी रह गईं। वो धुएं का राक्षस अब धीरे धीरे संध्या की तरफ बढ़ रहा था। गौरव जमीन पर गिरा हुआ उस भयानक मंजर को देख रहा था। वो धुएं का राक्षस धीरे धीरे बिना कोई आवाज किए संध्या के करीब पहुंच रहा था। वो कोई ठोस शरीर नहीं था, वो अंधेरे और धुएं का एक घूमता हुआ बवंडर था जिसके बीचों बीच अंगारों जैसी दो लाल आंखें चमक रही थीं। जहां जहां से वो गुजरता जमीन की घास जलकर काली पड़ जाती और हवा बर्फ की तरह ठंडी हो जाती। संध्या अपनी जगह पर पत्थर की तरह जमी हुई खड़ी थी। उसकी आंखों में अब मौत का डर साफ दिख रहा था। ये वो अंजाम था जिसके बारे में वो जानती थी। ये वो सजा थी जो पूजा को बीच में रोकने पर मिलती है। उसके चेहरे से खून गायब हो चुका था और गालों पर आंसू की दो लकीरें बह रही थी। वो अपनी मौत का इंतजार कर रही थी। ये देखकर गौरव के अंदर की सारी हिम्मत वापस लौट आई। उसके दिल में जो प्यार और जो परवाह संध्या के लिए जागने लगी थी वो इस खौफ पर भारी पड़ गई। वो अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, संध्या! वो उठा और उसे उस राक्षस से दूर खींचने के लिए उसकी तरफ दौड़ा, पर जैसे ही उसने 2 कदम आगे बढ़ाए एक अनदेखी बर्फीली दीवार से टकराकर वो जोर से पीछे की तरफ गिर पड़ा। उसे लगा जैसे किसी ने लोहे के हथौड़े से उसकी छाती पर वार किया हो। उसकी सांसें गले में ही अटक गई। वो चाहकर भी हिल नहीं पा रहा था। धुएं के उस राक्षस ने अब संध्या को चारों तरफ से घेर लिया था। धुएं के हाथ किसी सांप की तरह संध्या के शरीर से लिपटने लगे। उस आखिरी भयानक पल में संध्या ने अपनी गर्दन घुमाई और गौरव की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, उसकी आंखों में एक गहरा, बहुत गहरा दुख था, थोड़ा सा प्यार था और एक खामोश सी माफी थी, जैसे वो कहना चाहती हो, मेरा प्यार झूठा नहीं था। और फिर एक पल के लिए सब कुछ खामोश हो गया और अगले ही पल एक दिल दहला देने वाली हड्डी टूटने की खट आवाज आई। हवा का शोर अचानक बंद हो गया, पेड़ों का कांपना रुक गया। वो कान फाड़ने वाली चीख खामोशी में बदल गई। धुएं का वो राक्षस ऐसे गायब हो गया जैसे वो कभी था ही नहीं। आग की लपटें फिर से अपने असली नारंगी रंग में जलने लगी। सब कुछ पहले जैसा शांत हो गया था, सिवाय एक चीज के। संध्या की बेजान लाश अब जमीन पर पड़ी थी। उसका सिर उसके धड़ से अलग कुछ दूर पड़ा था। उसकी खुली हुई आंखें अब भी गौरव की तरफ ही देख रही थीं। ये देखकर गौरव के अंदर कुछ टूट गया। वो धीरे धीरे घिसटता हुआ अपनी सारी ताकत लगाकर संध्या के शरीर के पास पहुंचा। उसने उसकी लाश को अपनी गोद में उठा लिया और उसे अपनी छाती से लगाकर एक बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा। उसका रोना एक चीख में बदल गया, एक ऐसी चीख जिसमें दुख था, गुस्सा था, बेबसी थी और नफरत थी, अपने पिता के लिए, इस पूरी दुनिया के लिए और खुद अपने लिए। अमावस्या की उस काली रात में उस टूटे हुए चबूतरे पर एक जलती हुई आग के सामने
गौरव अपनी दूसरी पत्नी की लाश को गोद में लिए बस रोता रहा। उस रात हवेली से उठी वो भयानक चीख गांव के बचे कुचे लोगों ने भी सुनी थी। सुबह तक खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। जमींदार की छोटी बहू मर गई। जब लोगों ने उसकी मौत के तरीके के बारे में सुना तो उनका शक अब यकीन में बदल गया। वो कहते डायन थी, जिस शैतान को बुलाती थी वही उसे खा गया। उस दिन के बाद सोनगढ़ा गांव के लोगों ने जमींदार की हवेली की तरफ जाने वाला रास्ता ही छोड़ दिया। वो हवेली अब उनके लिए एक श्रापित जगह बन चुकी थी। संध्या की मौत के बाद हवेली में सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। हवा पहले से ज्यादा भारी और ठंडी लगती थी। गलियारों में अब पायल की हल्की आवाज की जगह एक अनकही चीख गूंजती थी। गौरव अब एक ऐसा इंसान बन चुका था जिसकी आंखों से आंसू सूख चुके थे और उनकी जगह एक ठंडे गहरे गुस्से ने ले ली थी। वो अब दुखी नहीं था, वो टूट चुका था और टूटा हुआ इंसान किसी से नहीं डरता। गांव वालों को लगता था कि डायन के मरने के साथ ही श्राप खत्म हो गया। वो अब भी हवेली के पास से गुजरने से डरते थे, पर उनके दिलों को एक झूठी तसल्ली थी कि अब और मौतें नहीं होंगी। गौरव जानता था कि वो कितने गलत हैं। वो जानता था कि वेताल संध्या का गुलाम नहीं था, वो एक भूखी ताकत थी जिसे अपना शिकार चाहिए था। गौरव हर रात अगली अमावस्या का इंतजार करता था, एक ऐसे डर के साथ जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। और फिर ठीक 1 महीने बाद अमावस्या की रात आई। अगली सुबह गांव में फिर से एक लाश मिली। ये खबर गांव वालों के लिए उनकी आखिरी उम्मीद के टूटने जैसी थी। उनका डर अब पागलपन की हद तक पहुंच गया था। उन्हें समझ आ गया था कि जिसे वो डायन समझ रहे थे वो तो शायद पहली बलि थी। असली कातिल अब भी आजाद था। उस दिन गौरव ने एक फैसला किया। वो जानता था कि ये लड़ाई अब उसी को लड़नी है। ये आग उसके पिता ने लगाई थी और इसे बुझाने का अंजाम अब उसे ही भुगतना था। उसने हिसाब लगाया। वेताल को 7 बलियां चाहिए थीं। गांव में अब तक 5 मौतें हो चुकी थीं और छठी पिछली रात हो गई थी। अब सिर्फ एक बलि बाकी थी, आखिरी बलि। उस रात गौरव उस कमरे में गया जहां संध्या का थोड़ा बहुत सामान रखा हुआ था। एक पुरानी टूटी हुई संदूकची में उसे वो चीज मिल गई जिसकी उसे तलाश थी। संध्या की मां की तांत्रिक क्रियाओं की किताबें। वो किताबें पुरानी चमड़े की जिल्द वाली थीं और उनसे धूल और पुरानी हवन सामग्री की महक आ रही थी। गौरव उन्हें अपने कमरे में ले आया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। और फिर गौरव की असली लड़ाई शुरू हुई। दिन रात में बदलने लगे और रातें दिन में। गौरव ने खुद को उस कमरे में कैद कर लिया। चारों तरफ वो पुरानी रहस्यमयी किताबें खुली पड़ी थीं और बीच में एक दीपक की कांपती हुई लौ में गौरव उनके पन्ने पलटता रहता। ये सब उसके लिए आसान नहीं था। उन किताबों की भाषा और उनमें बने भयानक चित्र किसी भी आम इंसान का दिमाग हिला सकते थे। कई बार उसे लगा कि वो पागल हो जाएगा। एक रात एक छोटे से मंत्र को पढ़ने की कोशिश में कमरे की खिड़की अपने आप धड़ाम से टूटकर नीचे गिर गई और दीपक बुझ गया। गौरव समझ गया कि वो आग से खेल रहा है, एक ऐसी आग जो उसे जला भी सकती थी, पर उसके पास अब कोई और रास्ता नहीं था। वो लगा रहा, भूखा प्यासा, बिना सोए। वो बस उस वेताल को रोकने का, उसे खत्म करने का तरीका ढूंढ रहा था। और जैसे जैसे अगली अमावस्या की रात करीब आ रही थी, गौरव की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो जानता था कि अगली और आखिरी बलि या तो उसके पिता की होगी या फिर उसकी अपनी। आखिरी अमावस्या से ठीक 1 दिन पहले गौरव उन किताबों को पढ़कर अब एक दूसरा ही इंसान बन चुका था। उसकी आंखें अंदर धस गई थीं और उनमें एक अजीब सी डरावनी चमक थी।
वो अपने कमरे से निकला और सीधा अपने पिता महेश राय के कमरे में गया। महेश राय अपनी कुर्सी पर बैठे थे। वो भी आने वाली मौत के डर से एक जिंदा लाश बन चुके थे। गौरव उनके सामने जाकर खड़ा हो गया और फिर उसने बोलना शुरू किया। उसने महेश राय को वो सब कुछ बताया जो उसने संध्या से सुना था। 7 बच्चों की बलि, नेहा की मौत की साजिश, संध्या की मां को जिंदा जलाना, एक एक सच गौरव की आवाज से निकलकर उस कमरे की दीवारों से टकरा रहा था। महेश राय पहले इनकार में सिर हिलाते रहे, फिर उनकी आंखों में डर दिखने लगा और अंत में वो एक बच्चे की तरह फफक फफक कर रोने लगे। मैंने ये सब वंश के लिए किया था गौरव, एक बेटे के लिए। गौरव ने उनकी तरफ देखा। उसकी आंखों में ना तो नफरत थी, ना ही हमदर्दी। उसकी आंखें अब इन सब एहसासों से खाली हो चुकी थीं। उसने एक ठंडी, सपाट आवाज में कहा, आपने वंश के लिए एक पूरा गांव और अपना खुद का परिवार सब कुछ खत्म कर दिया पिताजी। कल अमावस्या की रात है, वो आखिरी बलि लेने आएगा, पर मैं उसे रोकूंगा। आपको बचाने के लिए नहीं, बल्कि उस कहानी को खत्म करने के लिए जो आपने कई साल पहले 7 मासूम बच्चों के खून से लिखनी शुरू की थी। ये कहकर गौरव उस कमरे से बाहर निकल गया। पीछे महेश राय अपनी कुर्सी पर अपने ही पापों के बोझ तले दबे सिसकते रहे। अमावस्या की वो रात आखिरकार आ ही गई। आज रात कुछ ज्यादा ही काली थी। हवा ऐसी खामोश थी जैसे उसने भी डर के मारे अपनी सांसें रोक ली हों। पूरा गांव अपने अपने घरों में दरवाजे बंद किए मौत के गुजर जाने का इंतजार कर रहा था। पर आज गौरव इंतजार नहीं कर रहा था। वो मौत का सामना करने जा रहा था। हवेली का वही पुराना टूटा हुआ चबूतरा जहां संध्या की मौत हुई थी, आज गौरव का युद्ध क्षेत्र था। उसने जमीन पर नमक और राख से एक बड़ा सा गोला बनाया था, जिसके अंदर किताबों में बने भयानक चिन्ह बने हुए थे। गोले के चारों कोनों पर उसने पीतल के दिए जलाकर रखे थे और बीच में, ठीक बीच में, उसने एक बड़ा सा पुराना आईना रखा था, जिसे उसने एक लाल कपड़े से ढक दिया था। गौरव उस गोले के ठीक सामने जमीन पर बैठा था। उसका चेहरा शांत था, पर उसके माथे पर पसीने की बूंदें दिए की लौ में चमक रही थीं। वो डरा हुआ था, पर आज उसके डर पर उसका इरादा भारी था। उसने आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और उन भयानक मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। उसकी आवाज पहले तो कांप रही थी, पर धीरे धीरे वो स्थिर होती गई और फिर पूरी ताकत से उस खामोश रात में गूंजने लगी। जैसे ही मंत्र शुरू हुए, माहौल बदलने लगा। दिए की लौ जोर जोर से कांपने लगी, जैसे कोई उसे बुझाने की कोशिश कर रहा हो। हवा जो अब तक खामोश थी, अचानक चीखती हुई चलने लगी। तापमान इतनी तेजी से गिरने लगा कि गौरव को अपनी हड्डियों तक में ठंडक महसूस होने लगी। और फिर वही कान फाड़ देने वाली अलौकिक चीख चारों दिशाओं से गूंजी। पर आज गौरव डरा नहीं। उसने अपनी आंखें बंद ही रखीं और अपना जाप जारी रखा। उसने महसूस किया कि उसके सामने हवा भारी हो रही है और धुआं इकट्ठा हो रहा है। वेताल आ चुका था। गौरव ने अपनी आंखें खोली। वो धुएं और अंधेरे का राक्षस पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और ज्यादा भयानक लग रहा था। उसकी लाल आंखें सीधे गौरव को घूर रही थीं, जैसे वो अपनी आखिरी बलि को पहचान गया हो। वेताल धीरे धीरे गौरव की तरफ बढ़ा। गौरव ने इंतजार किया सही पल का। जैसे ही वेताल गोले के ठीक पास पहुंचा, गौरव ने अपनी पूरी ताकत से आईने के ऊपर से वो लाल कपड़ा खींचकर हटा दिया। एक पल के लिए वेताल वहीं रुक गया। उसने आईने में अपने ही भयानक रूप को देखा। वो उलझन में पड़ गया और यही वो पल था जिसका गौरव को इंतजार था। उसने अपनी पूरी शक्ति के साथ
आखिरी बंधन मंत्र चिल्लाकर पढ़ना शुरू कर दिया। वेताल को जैसे किसी अनदीखी जंजीर ने पकड़ लिया हो और वो उसे जबरदस्ती आईने की तरफ खींच रही हो। वो चीखने लगा, तड़पने लगा, पूरा चबूतरा कांप रहा था। आईने पर दरारें पड़ने लगी थीं। गौरव को लगा जैसे कोई उसकी जान खींच रहा हो। उसकी सारी शक्ति खत्म हो रही थी, पर वो रुका नहीं। उसने मंत्र का आखिरी शब्द अपनी बची हुई सारी सांसों को इकट्ठा करके चिल्लाया। एक पल के लिए चारों तरफ दूधिया रोशनी फैल गई और कानों को बहरा कर देने वाला एक धमाका हुआ, और फिर सब कुछ खामोश हो गया। आईना हजारों टुकड़ों में टूटकर जमीन पर बिखरा पड़ा था। हवा फिर से शांत हो गई थी। दिए बुझ चुके थे। गौरव जमीन पर गिरा, हांफ रहा था, पर वो जिंदा था। आसमान में पूरब की तरफ सुबह की पहली किरण दिखाई दे रही थी। बुराई खत्म हो चुकी थी। गौरव जब वापस हवेली लौटा तो उसने देखा उसके पिता महेश राय कमरे के एक कोने में सिमट कर बैठे हुए थे। वो बस एक ही चीज बुदबुदा रहे थे, 7 बच्चे, 7 बच्चे। वो अपने ही दिमाग के बनाए हुए नर्क में हमेशा के लिए कैद हो चुके थे। उस दिन के बाद गौरव ने अपनी पूरी जिंदगी अपनी तीनों बेटियों के नाम कर दी। उसने उस हवेली को फिर से एक घर बनाने की कोशिश की, एक ऐसा घर जहां डर नहीं, प्यार बसता हो। गांव में भी धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौटने लगी थी। कई साल बीत गए। एक शाम गौरव की सबसे छोटी बेटी अब एक प्यारी सी बच्ची बन चुकी थी। वो हवेली के उसी पिछले हिस्से में खेल रही थी। खेलते खेलते उसकी नजर कीचड़ में धसी एक छोटी सी चीज पर पड़ी। उसने उसे उत्सुकता से उठाया और अपनी हथेली पर रखकर साफ किया। वो मिट्टी की एक छोटी सी पुरानी गुड़िया थी। बच्ची उसे देखकर मुस्कुराई, पर जैसे ही उसने गुड़िया को पलटा, उसकी मुस्कान एक अजीब सी हैरानी में बदल गई। उसने देखा कि उस गुड़िया के छोटे से हाथ में मिट्टी का ही बना हुआ एक छोटा सा खंजर था। तो क्या गौरव की लड़ाई सच में खत्म हो गई थी, या ये एक नए और भी भयानक अध्याय की बस शुरुआत थी? क्या बुराई कभी पूरी तरह मरती है, या वो बस जमीन में दफन होकर सही मौके का और एक नए मासूम हाथ का इंतजार करती है? सोचिएगा जरूर। अगली बार जब आप अपने घर के किसी पुराने धूल भरे कोने में कोई भूला बिसरा खिलौना देखें। इस कहानी का अंत आपको कैसा लगा? क्या उस बच्ची का और उस गुड़िया का अब क्या होगा? अपनी राय और अपने ख्याल हमें नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। हमें आपके डर को पढ़ने का इंतजार रहेगा। अगर जमींदार के घर में आखिरी रात की ये दास्तान आपके दिलों में खौफ जगाने में कामयाब रही, तो इस कहानी को एक लाइक जरूर दें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, जो अंधेरे में डर का साथ पसंद करते हैं। और हां, अगर आप ऐसी ही और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों की दुनिया में खो जाना चाहते हैं, तो डरावनी दास्तान चैनल को सब्सक्राइब करें और उस घंटी वाले आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि अगली कहानी की पहली आहट आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं हूं बॉनी वर्मा। अगली अमावस्या की रात एक नए डर के साथ आपसे फिर मिलूंगा। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।